युद्ध हमेशा विनाशकारक होता है, विवाद कोई भी हो उससे हमेशा नुकसान ही होता है। जो सुलह समझौता की जो मध्यस्थता की प्रासंगिकता है, इसको अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो महाभारत काल में जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर खड़ी थीं, तब भी भगवान कृष्ण सुलह समझौते का ऑफर लेकर के गए थे। तो पक्षकारों के बीच में मुकदमा होता है, वो अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन मुकदमे पर जाया कर। और 24 साल का 22 साल का लड़का, उनके बीच शादी हुई, विवाह के 2 साल के बाद उनके बीच में कोई एक विवाद हो गया और उस विवाद के बाद में उन लोगों ने एक मुकदमा कायम कर दिया। वो लोग 20 साल 25 साल तक लड़ते रहे। इस 20-25 साल के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको अलग रहना है। तो जीवन का जो उनका सुनहरा समय था वो तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। समझौता और मध्यस्थता, इसका की पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी पक्ष अपने आप को हारा महसूस नहीं करता है, समाज में सौहार्द बना रहता है। यही अहिंसा की सही अवधारणा है। जो मामले न्यायालय में ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हीं में से चिन्हित करना है और उनमें जो है मध्यस्थता के माध्यम से उनका निस्तारण किया जाना है। प्रासंगिकता ही तो है। देखिए, हमारे यहाँ जिला न्यायालय से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। तो जो पार्टी जिनके मामले पहले से न्यायालय में चल रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है कि अगर वो क्राइटेरिया में आ रहा है और उनको लगता है कि वो सुलह समझौते से निपट सकता है, समझौता कर सकते हैं, तो कोर्ट में जो है वो इसके लिए रिक्वेस्ट करें कि मध्यस्थता केंद्र में उनके मामले को भेज दिया जाए। अदरवाइज नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम पहुंची है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में। एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मध्यस्थता एवं सुलह समझौता प्रोजेक्ट समिति उच्चतम न्यायालय के सहयोग से राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान की शुरुआत समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा सभी जनपदों में की जा रही है। उसी क्रम में सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भी इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी क्या प्रासंगिकता है और किस तरह के मामले इस अभियान के अंतर्गत आएंगे, किस तरह के वादकारियों को इसमें रिलीफ मिलेगी, हम जानते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अफसर एडीजे भगीरथ वर्मा जी मौजूद हैं। उनसे सर, इस अभियान के अंतर्गत किस तरह के मामले आएंगे और किस तरह के वादकारियों को इसमें रिलीफ मिलेगी? देखिए, ये मुख्य रूप से मध्यस्थता का एक अभियान है और मध्यस्थता में उन्हीं मामलों को प्रेषित किया जा सकता है जो लोक अदालत में निस्तारित किए जाने योग्य हों। लोक अदालत में कौन कौन से मुकदमे निस्तारित हो सकते हैं, इसके लिए समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। अगर मोटे तौर पर इसका आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें सभी प्रकार के दीवानी मुकदमे, सभी प्रकार के सेवा संबंधी मुकदमे, सभी प्रकार के राजस्व संबंधी मुकदमे और आपराधिक मुकदमे वो जो शमनीय प्रकृति के हों, यानी छोटे आपराधिक मुकदमे। लेकिन ये जो विशेष अभियान चलाया गया है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्पेसिफाई कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि सभी इसमें वैवाहिक विवाद के मामले यानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, दुर्घटना दावे के मामले यानी जो MSCT वाले न्यायालय में लंबित होते हैं, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद जो कमर्शियल डिस्प्यूट हैं, और सेवा संबंधी विवाद, शमनीय आपराधिक मामले जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले। इसके अलावा उन्होंने थोड़ा एक जनरलाइज कर दिया अन्य उपयुक्त दीवानी मामले। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो मोटा क्लासिफिकेशन आम जनता को समझने के लिए है वो ये है कि आपराधिक मामले सिर्फ वही आएंगे जो शमनीय हों, यानी जो छोटे मोटे हों। इसके अलावा इस उदाहरणात्मक व्याख्या से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि दीवानी प्रकृति के जो भी मुकदमे हैं सभी में सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारण कराया जा सकता है। सर, इसमें एक चीज़ और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो शमनीय मामले हैं
वो ये शमनीय शब्द चूँकि थोड़ा सा लीगली शब्द है सर, तो इसको जो व्यवहारिक हम चाहेंगे सर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसमें आप ये समझ लीजिए जो ज़्यादा गंभीर मामले हैं, हत्या, डकैती, बलात्कार, ये शमनीय नहीं होते हैं। शमनीय में भी दो क्लासिफिकेशन, दो वर्गीकरण कर दिए गए हैं। एक तो बहुत छोटे जो 3 साल तक की जिनमें सज़ा होती है, उनमें पक्षकार आपस में समझौता करके न्यायालय में आ सकते हैं कि साहब देखिए हमारे बीच में सुलह समझौता हो गई है। कुछ ऐसे होते हैं जो न्यायालय की अनुमति से जिनमें कंप्रोमाइज हो सकता है। तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए आम जनता को संदेश ये है कि वो न्यायालय में आए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में वो जाएं, कह दें साहब कि हमारे बीच में अब समझौता हो गया है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनको ये बताएगा कि ये किस प्रकार समझौता होगा, किस प्रकार का शमनीय है, कि वो स्वयं अपने आप समझौता करके न्यायालय में आकर के दाखिल कर सकते हैं या न्यायालय की अनुमति से समझौता ले सकते हैं, या नहीं शमनीय है, या वो मतलब उसमें समझौता नहीं हो सकता है। तब उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बताएगा कि उसमें आगे उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सर इसमें इसकी प्रासंगिकता क्या रहेगी? क्या लगता है इससे अदालतों का वर्कलोड कम होगा या जल्दी न्याय मिलेगा? क्या उद्देश्य सर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। प्रासंगिकता ही तो है। देखिए हमारे यहाँ जिला न्यायालय से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। हमारे यहाँ न्यायालयों पर इतना कार्य का बोझ है कि सभी व्यवस्था के अंग यह परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि त्वरित न्याय की अवधारणा कहीं न कहीं फलीभूत नहीं हो पा रही है। उसके लिए ये ज़्यादा आवश्यक है कि जो वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। समझौता की जो सुलह समझौता की जो मध्यस्थता की प्रासंगिकता है, इसको अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो महाभारत काल में जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर खड़ी थीं, तब भी भगवान कृष्ण सुलह समझौते का ऑफर लेकर के गए थे। लंका पर जब पहुंच गए भगवान, जब उन्होंने समंदर पार कर लिया, उसके बाद भी अंगद को भेजा। अगर अंगद का वो प्रस्ताव मान लिया जाता, रावण समझौता से प्रस्ताव स्वीकार कर लेता, तो इतना बड़ा विनाश टल जाता, जिसमें रावण की पूरी परिवार, पूरी सेना का विनाश हो गया। युद्ध हमेशा विनाशकारक होता है। विवाद कोई भी हो, उससे हमेशा नुकसान ही होता है। अगर रामायण युद्ध टल जाता या महाभारत में भगवान कृष्ण का समझौता प्रस्ताव मान लिया जाता और वो महायुद्ध न होता, तो श्रेष्ठ मनीषी, श्रेष्ठ वैज्ञानिक, श्रेष्ठ योद्धा जीवित रह जाते, शायद हमारी संस्कृति का और विकास होता। इसी तरीके से राम रावण युद्ध में जो रक्ष संस्कृति थी, जो रावण की संस्कृति थी, उसका स्थापत्य, उसका विज्ञान शायद बचा रह जाता, शायद मानवता को कुछ और भला होता। अगर युद्ध यह कहा जाता है 2 देशों के बीच हो, तो जीतने वाला देश 10 साल पीछे हो जाता है, हारने वाला देश 20 साल पीछे हो जाता है, पीछे दोनों होते हैं। इसी तरीके से जब 2 पक्षकारों के बीच में मुकदमा होता है, वो अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन मुकदमे पर जाया करते हैं। अगर वो अपना समय, संसाधन और ऊर्जा अपनी प्रगति में लगाएं, तो प्रकारांतर में देश और समाज की भी प्रगति होगी। इस वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस बात पर विशेष बल देता है कि पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौता कराया जाए। सबसे ज़्यादा इसकी प्रासंगिकता वैवाहिक मामलों में है। 20 साल के लड़की और 24 साल का, 22 साल का लड़का, उनके बीच शादी हुई। विवाह के 2 साल के बाद उनके बीच में कोई एक विवाद हो गया और उस विवाद के बाद में उन लोगों ने एक मुकदमा कायम कर दिया। वो लोग 20 साल, 25 साल तक लड़ते रहे। इस 20-25 साल के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको अलग रहना है। तो जीवन का जो उनका सुनहरा समय था, वो तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। अगर इस 20 साल के पहले ही, 25 साल के पहले ही वो ये तय कर लेते कि हमको साथ रहना है, तो अपने जीवन में आगे बढ़ते, या ये तय कर लेते कि हमको अलग करना। सुलह समझौता का ये तात्पर्य कतई नहीं है कि जो लोग आए हैं वो साथ रहने का ही समझौता करें। अगर साथ नहीं रह सकते हैं तो सम्मानपूर्वक, सद्भावपूर्वक अलग हो जाएं। अलग हो करके दोनों अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाएं,
अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ें। समझौता और मध्यस्थता, इसका की पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी पक्ष अपने आप को हारा महसूस नहीं करता है, समाज में सौहार्द बना रहता है। यही अहिंसा की सही अवधारणा है कि दोनों ही अपने आप को विजयी महसूस करें। यही इस पूरी प्रक्रिया का माध्यम का उद्देश्य है। वाणिज्यिक विवाद हैं, दो कंपनियों के बीच, दो व्यापारियों के बीच कोई विवाद हुआ, किसी को पैसा मिलना है, किसी को पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है। अब जिसको पैसा मिलना है उसको आज 1 रुपया मिले, अब 20 साल बाद उसको 3 रुपया मिले, व्यापारी के लिए आज का 1 रुपया ज़्यादा महत्वपूर्ण है या 20 साल के बाद 3 रुपया मिले वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सुलह समझौता के माध्यम से व्यापारी भी यही चाहेगा कि 20 साल बाद उसको 3 रुपया मिले, उसके बजाय आज उसको 1 रुपया मिल जाए, जिससे कि उस पैसे को वो व्यापार में लगाए, अपनी ऊर्जा बचाए, अपना समय बचाए, अपने संसाधन बचाए। इसलिए सुलह समझौता पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। सर ने बताया जो मध्यस्थता अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, किस तरह के वाद इस मध्यस्थता अभियान की क्राइटेरिया में आएंगे। हमारे साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या प्रक्रिया होगी, क्या इसमें अधिवक्ताओं की आवश्यकता होगी या सीधे जो वादकारी हैं, वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष जा करके डीएलएसए ऑफिस में संपर्क करके अपने वाद को इस क्राइटेरिया में ला करके समझौता कर सकते हैं। सर देखिए, इस जो अभियान है ये माननीय नालसा का और उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह समझौता परियोजना समिति का, उसके अंतर्गत जो मामले न्यायालय में ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हीं में से चिन्हित करना है और उनमें जो है मध्यस्थता के माध्यम से उनका निस्तारण किया जाना है। तो जो पार्टी जिनके मामले पहले से न्यायालय में चल रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि अगर वो क्राइटेरिया में आ रहा है और उनको लगता है कि वो सुलह समझौते से निपट सकता है, समझौता कर सकते हैं, तो कोर्ट में जो है वो इसके लिए रिक्वेस्ट करें कि मध्यस्थता केंद्र में उनके मामले को भेज दिया जाए। अदरवाइज वो हमारे पास भी आए और हमको बताएं कि हमारा मामला चल रहा है, तो हम जो है मध्यस्थता के माध्यम से अपने मामले को निपटाना चाहते हैं, तो हम फिर कोर्ट से जो है संपर्क करके उनके मामले के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से कि दोनों पक्षों से एक बार बात करके जो है यहाँ पे मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया जाए। तो यहाँ पे फिर हमारे जो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो फिर उन दोनों ही पक्षों के बीच में मध्यस्थता करा के, उनकी सिटिंग्स करा के मामले को जो है सुलह समझौते से निपटाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बताया कि किस तरह के मामले आएंगे, क्या उसकी प्रक्रिया है, कैसे कोई वादकारी या वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष अपने मामले को सुलह समझौता केंद्र में ला करके और आसानी से समय रहते उसको निपटा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट।